इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हम मेरा एक बड़ा मन में बड़ा दर्द होता है गुरुदेव, कभी कभी मन में बहुत वेदना होती है मुझे जब हम बहुत कैजुअल तरीके से जीने की बात करते हैं। हम अपने ही बच्चों के बारे में जब हम ये कहते हैं कि आजकल के जमाने के तो बच्चे ये तो सुनता ही नहीं है कोई बात, अगर हम खुद ये बात कहते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में दर्द होता है। गुरुदेव, आज के जमाने के बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत है और आज के इस युवा सम्मेलन में मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक भोसरी के पदाधिकारियों ने जिस मशाल अपने हाथ में लिए, जिस बात का यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया है, ये मशाल के दीप का प्रज्वलन यहाँ से बुझने न पाए, ये बात को आप आगे कैरी करें और हमारे समाज के युवक लोगों को और हमारे समाज की युवतियों को किस प्रकार की ये वाली ट्रेनिंग दी जा सकती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और बेटियों को 21वीं सदी के सामाजिक चुनौतियों का सामना करने की ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जा सकती है, उसका एक एक्शन प्लान अपन तैयार करें और उस एक्शन प्लान के मुताबिक आगे बढ़े। गुरुदेव, मेरा स्पष्ट मानना है कि आपके जन्म दिवस के निमित्त ये जो कुछ दिनों के कार्यक्रम की आज जो अंतिम कड़ी है, ये अंतिम कड़ी हमारे युवा साथियों के आने वाले समय की अपने काम के एक्शन प्लान की शुरुआत की कड़ी बने, ऐसा मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह। ऐसा ना हो जाए कि गुरुदेव आए, एक सम्मेलन हुआ, युवा सम्मेलन हमने किया और वो युवा सम्मेलन एक दिन का आयोजन बनकर रह गया। कल हम बात करें कि वो वक्ता ने तो ऐसी बात की, वो वक्ता ने अच्छा बोला, वो वक्ता और अच्छा बोल सकते थे, वो वक्ता की बात ही समझ में नहीं आई, वो तो कुछ कह रहे थे लेकिन सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं था। कल से इतनी हद तक बात न रह जाए। यहां से हमको सारे वक्ता जो आपने इतने प्रबुद्ध वक्ताओं को बुलाया है, इन वक्ताओं की बात का निष्कर्ष निकाला जाए और इस निष्कर्ष के आधार पर एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए और वो एक्शन प्लान को आगे फॉरवर्ड किया जाए। नंबर 2 समस्या स्पिरिचुअल, धार्मिक समस्या गुरुदेव क्या है? अभी मैं आपका प्रवचन सुनता था गुरुदेव और आपने 2 बातें एक साथ कही। एक बात आपने कही, ऐसा सुनने में आता है कि युवा वर्ग आजकल धर्म सभा में आता नहीं है, और दूसरी बात आपने कही कि आप इसको मानते नहीं है, आपको लगता है युवा वर्ग धर्म से जुड़ रहा है। मैं ये दोनों बातों को एक साथ रखकर आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं गुरुदेव, और हमारे समाज के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा, नीड एनालिसिस जरूरी है कोई भी काम में। अगर यहाँ पर इस युवा सम्मेलन में गुरुदेव, अगर हम एक्चुअल में इस युवा सम्मेलन में हमारे आज के ऑडियंस की एवरेज एज अगर हम निकालें, आज के ऑडियंस की एवरेज एज इस युवा सम्मेलन में तो शायद 50 साल की है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं गुरुदेव कि हमारे जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, गुरुदेव हमारे विशेष प्रकार से जैन समाज को एक बहुत बड़ी नेमत आप लोगों के माध्यम से प्राप्त है। हम लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुदेव। केवल मात्र इस पूरी पृथ्वी के ऊपर केवल मात्र साथियों जैन समाज एक ऐसा समाज है जिनके पास में 13,000 ऐसे साधु साध्वी हमारी धरोहर है, हमारी असेट है। ये और किसी दूसरे समाज में ये असेट नहीं है, केवल हमारे समाज में। और ये वाली जो हमारी धरोहर है, ये संपूर्ण उच्च कोटि के त्याग के साथ विचरण करते हैं गांव-गांव, शहर-शहर। इतनी कठिन तपस्या, पैरों में चप्पल न पहनते आजीवन विचरण करना पैदल, और उपदेश देना, लोगों को जागृत करना, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। लेकिन मैं इसको आज की समस्या और आज की चुनौती के रूप में सामने रखना चाहता हूं। आज हम लोगों ने आकलन करने की जरूरत है कि 50 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों के सामने गुरुदेव हम कितनी भी बढ़िया बातें परोसेंगे तो 50 साल तक जो स्वभाव हमारा सेट हो चुका है उसके बदलने में कितनी मुश्किल आने वाली है। हम हमारा फिजिकल प्रेजेंस दे सकते हैं, मगर हमारे ऊपर जो बदलाव की संभावनाएं हम अगर सोच रहे होंगे तो बदलाव की संभावनाएं कम है। बदलाव की संभावनाएं कच्ची मिट्टी होती है, वहां पर उसको शेप दिया जा सकता है, गढ़ा जा सकता है, और इसीलिए हमारे युवा वर्ग ने हमारी धर्म सभा में आना चाहिए। अभी मैं मेरे से प्रश्न करता हूं, मैं खुद आयोजक हूं, मैं मेरे से ही प्रश्न करता हूं। हमारे गुरुदेव को हमने निमंत्रण करके बुलाया, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव का हमने
एक्शन प्लान तैयार किया। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक गुरुदेव का प्रवचन चलेगा। ये 9 बजे से 10 बजे तक हमारे जितने बच्चे होते हैं वो सब स्कूल में होते हैं। गुरुदेव वो स्कूल 1 दिन के लिए और 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकते। इन बहनों से पूछ लीजिए आप। हमारे ये बच्चे जिन्होंने आना चाहिए धर्म सभा में, हमारे ये बच्चे जिन्होंने सुसंस्कारित होना चाहिए, शिक्षा में हम बढ़ोतरी करते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं गुरुदेव हमारे संस्कार घटते जा रहे हैं। और आज के समय में हमारे समाज के युवाओं के सामने व्यवसाय की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज से 10-15 साल पहले जिस तरीके का हमारा व्यापार था और उस व्यापार में मैं आम 70% समाज की बात कर रहा हूं, 10-15% जो बड़ा व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनका व्यवसाय तो आज भी बहुत बढ़िया चल रहा है, पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहेगा। मैं आम 70% मीडियोकर लोगों की बात कर रहा हूं कि 10 साल पहले हमारी जो कमाई थी और उस कमाई में से जो बचत हुआ करती थी, आज न वो कमाई है और न वो बचत है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी ब्रांडेड हो गई है। खर्चे दिन दुनिया रात चौगुने बढ़ रहे हैं खर्चे, और कमाई जिस प्रमाण में खर्चे बढ़ रहे हैं कमाई उस प्रमाण में बढ़ नहीं रही है। ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आज के इस धर्म सभा में, आज के इस युवा सम्मेलन में हमारे युवाओं को एक विशेष प्रकार की व्यवसाय की चेतावनी देना चाहता हूं। और वो चेतावनी ये है कि हमारा जो अपना ट्रेडिशनल व्यवसाय है, वो हमारा ट्रेडिशनल व्यवसाय धीरे धीरे हमारे हाथ से खसकता जा रहा है। आप आकलन करें अपने व्यवसाय का, हमारे हाथ से हमारा व्यवसाय धीरे धीरे खसकता जा रहा है। और ये हमारे व्यवसाय को खसकने का कारण ये है क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली आज भी परंपरागत तरीके से ही अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। गुरुदेव एक पूरे मार्केट में, मैं यहाँ पर मार्केट यार्ड में एक पिछले साल एक आयोजन करने के लिए आया था और मार्केट नहीं है अपना पिंपरी चिंचवड़ मार्केट में अनाज बाजार में मैंने मीटिंग की थी और एक आयोजन करने आया था कि हमारे यहाँ पर व्यापार की जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को हमारे व्यापारी लोगों ने कैसे हल करना चाहिए। इस बात के लिए हमने एक सम्मेलन लिया यहाँ पर। 1% जैन समाज के लोग थे गुरुदेव, 1% नंबर 1%। हमारे को जरूरत ही नहीं है कुछ नई बातें जानने की, एक्सपोजर की जरूरत ही नहीं है, इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, जानकारी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा महसूस होता है कभी कभी। आज हमारे समाज में व्यापार परंपरागत तरीके से जो हो रहा है, पिताजी चलाते थे वो व्यवसाय मुझे मिल गया, मैंने पढ़ाई कुछ भी की हो, मेरी पढ़ाई और मेरे व्यापार का कोई डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं, कोई संबंध नहीं, फिर मैंने पढ़ा क्यों मुझे मालूम नहीं, पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि बिना पढ़े आजकल शादी होती नहीं है, वगैरह वगैरह कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसकी। लेकिन मैंने मेरी पढ़ाई की, मैं अपने व्यापार में लगा, पिताजी के साथ व्यापार में लगा। पिताजी जब तक है तब तक व्यापार की डायरेक्ट बागडोर मेरे हाथ में देते ही नहीं है। इस देश के 100 व्यापारियों का सम्मान होता है और जैन समाज व्यापारी समाज कहलाने के बावजूद वो 100 में एक भी नहीं है। दुख ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं था कि ठीक है 100 में नहीं, मगर उससे बड़ा दुख ये था गुरुदेव कि जो वहां पर ऑडियंस बुलाया गया था, निमंत्रित जो थे 1000 लोग, वो 1000 में भी एक भी जैन नहीं था। यानी हम मंच पर भी नहीं है और हम इवन श्रोताओं में भी नहीं है। ये हमारे लिए दुख की बात है। और फिर हम कौन से व्यापार में लगे हुए हैं और कौन से व्यापार की हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला समाज है, ये कौन सा समाज है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है और इस पर हमने विचार करना चाहिए। व्यापार की प्रगति के लिए मैं एक टिप देना चाहता हूं युवाओं को, किसी भी लाइन का व्यापार करें, जो व्यापार आप कर रहे हैं वो व्यापार करें, जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं वो प्रोफेशन करें, जिस काम में आप लगे हुए हैं धन अर्जित करने के लिए उस काम में लगे रहें। उस काम को जब तक हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते नहीं है तब तक ये चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। एक समय था गुरुदेव, एक दुकान के अंदर परिवार के 5 लोग रहा करते थे और आज समय आ गया है कि एक व्यक्ति 100-100, 200-200, 500-500 आउटलेट का मालिक बनता है और उसके बावजूद वो एक भी दुकान में प्रत्यक्ष खुद हाजिर नहीं रहता है। ये जो चेंज आ गया है, समय का ये जो बदलाव आ गया है, इस बदलाव को युवा वर्ग में समझना चाहिए। कन्वेंशनल मेथड को छोड़कर हमको आज की जरूरत के मेथड पर अपने आप को कन्वर्ट करने की जरूरत है। ये मेरा एक निवेदन 21st सेंचुरी की चैलेंजेस, व्यापार के चैलेंजेस के विषय पर ये मेरा एक मैसेज आपके लिए। और अंतिम बात वो है एजुकेशनल चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी की शैक्षणिक समस्याएं क्या है गुरुदेव? आज के समय में
अच्छी शिक्षा के बारे में हम सब लोगों का विचार अब प्रगति पथ पर है। हम सब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम समझ चुके हैं कि शिक्षा ये खर्च नहीं है, ये निवेश है। इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। शिक्षा इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा एक्सपेंसेस नहीं है। ये हम मान चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन आश्चर्य ये होगा गुरुदेव, 10वीं के बाद क्या करना, 12वीं के बाद क्या करना, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना, कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना, किस प्रकार की स्ट्रीम्स हैं, उनकी तैयारियां कब करनी पड़ती है, ये किसी प्रकार की जानकारी हमारे समाज के अभिभावक वर्ग को नहीं है। आज 12वीं के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है हमारे बच्चों को, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना हाई कंपटीशन है कि उस कंपटीशन को पार करने के बाद ही हम अच्छे कॉलेज और अच्छी स्ट्रीम में एडमिशन पा सकते हैं। गुरुदेव, हमारे समाज के 70% अभिभावकों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि 12वीं के बाद के एजुकेशनल सीनियरों में किस प्रकार की स्ट्रीम्स होती हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं और उस एक उदाहरण को हम सभी लाइन से सभी स्ट्रीम्स के बारे में देख लेंगे। उदाहरण है, फॉर एग्जांपल, मुझे अपने बच्चे को, मेरा बेटा हो या बेटी, मुझे उसको मान लीजिए इंजीनियरिंग करवाना है। कौन सी लाइन में इंजीनियरिंग कराना है, कितनी लाइन है इंजीनियरिंग की, बच्चा 10th में, उसकी जानकारी के लिमिटेशन कितने हैं, उसकी जानकारी का लिमिटेशन है उसके दोस्त लोग, शिक्षक वर्ग भी आज के बच्चों को गाइड करने में कहीं ना कहीं कम पड़ता है। मैं उस विषय पर काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये इंटरनल जानकारी है। उसको गाइड करने के लिए उसके दोस्त लोग, हम अपने हाथ में ये 4 SSE, ये वाली सोशल चैलेंजेस, स्पिरिचुअल चैलेंजेस, एजुकेशनल चैलेंजेस एंड एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस, ये 4 प्रकार के चैलेंजेस के ऊपर जब तक हम लक्ष्य नहीं करेंगे, तब तक निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हम आज के 21वीं सदी की जो हमारी चैलेंजेस आ गए, 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों के ऊपर हम बात कर पाएंगे, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी अंतिम बात के मुताबिक, मेरे समय के व्यवस्था के मुताबिक, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बात करना एक बात है, लेकिन बात के लिए, समस्याओं के लिए बात रखकर, अध्ययन कर रिसर्च के आधार पर जो समस्याएं विकराल रूप से सामने आई है, ये विकराल रूप से सामने आई हुई समस्या के ऊपर अगर हमारे को ठोस तरीके से कुछ काम करने की जरूरत है, तो ऐसे कामों के लिए भारतीय जैन संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी मुथा ने अपनी कुछ योजनाएं बनाई हुई हैं, और ये 4 विषय जिनके ऊपर मैंने बात की, इन 4 विषय के ऊपर भारतीय जैन संगठन के माध्यम से शांतिलाल जी मुथा ने ठोस योजनाएं तैयार की हैं। युवा वर्ग से मेरा निवेदन है कि ये सारी योजनाओं के लिए हम और आप मिल बैठे, हम लोग आपस में बैठे विचार करें, और इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आप और हम मिलकर प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे भी ख्वाब न देखें जो इंप्लीमेंटेबल नहीं हो सकते, ऐसे भी ख्वाब न देखें जो इंप्लीमेंटेबल नहीं हो सकते। जो भी हम प्लान करें, जो भी हम एक्शन तैयार करें, जो भी हम ड्रीम देखें, वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वो इंप्लीमेंटेबल होनी चाहिए, वो क्रियान्वित होने की संभावनाएं उनमें होनी चाहिए। इस बात का हम लक्ष्य करें, इतना ही मैं निवेदन आज की सभा में व्यक्त करना चाहता हूं। शांतिलाल जी मुथा के स्थान पर आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे यहाँ पर इन करीब 35-40 मिनट तक संभाला। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः गुरुदेव के चरणों में अपने वंदन भाव व्यक्त करते हुए युवा वर्ग निश्चित रूप से इन चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करें, एक कोर टीम बने, वो टीम एक्शन प्लान तैयार करे। सारे लोग मिलकर काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए 5, 7, 10 लोगों की टीम चाहिए, युवा वर्ग की टीम बने, और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये युवा वर्ग की टीम हमारे युवक लोगों के लिए और युवती लोगों के लिए एक्शन प्लान तैयार करे, और इस आधार पर अगर हम ये 4 विषय के ऊपर हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जिस काम के लिए, जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने सम्मेलन आयोजित किया, वो सम्मेलन निश्चित रूप से सार्थक होगा। धन्यवाद प्रफुल्ल जी।
आपने SSE के माध्यम से बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत छोटे तरीके से सारी समस्याओं पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। आणि मी मुलांनी करिअर कसं डेव्हलप केलं पाहिजे हे सांगेन तेव्हा म्हणणारच आहे की इंग्लिश काही किमान नीट असायला पाहिजे. म्हणजे त्रिभाषा सूत्र हे खरं आहेच सूत्र, पण मी विचारलं कोणत्या भाषेत बोललेलं चालेल. मराठीत बोललेलं चालेल म्हणण्यामागे दुसरं कुठलंही कारण नसेल असं मी गृहीत. खूप मनापासून प्रथम पुन्हा एकदा ऋषीजींनाही वंदन करतो. मी जे म्हणालो सुरुवातीला की माझी आशीर्वादांवर श्रद्धा आहे, ही भाषण सुरू करताना केवळ बोलण्याचा भाग म्हणून नाही म्हटलं. तुमचा माझा जो हा देश आहे आता जो चालतो, हा देश चालवणाऱ्या ज्या व्यवस्था आहेत या व्यवस्थांवर माझा विश्वास उरलेला नाही. तुमचा असला तर विचार करून पहा. माझा काय या देशाच्या विधिमंडळावर विश्वास नाही. आपणच ज्यांना निवडून देतो ते खरंच या देशाचं हित साधतील याच्यावर अजिबात माझा विश्वास नाही. ते त्यांच्या हित